वोहरा जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। CIO ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के 2026 का एक नज़रिया क्या बनता है, ये साल कैसे रहेगा इक्विटी मार्केट के लिए। मेहर जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और जूझते 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 दीजिए 2025 का अंत भी हो गया है ना, पर अच्छी बात है कि हमने अपने लॉस्ट ग्राउंड को रीगेन किया, 26,200 को रीगेन किया। दैट्स नाउ ऑन द स्क्रीन। बट क्या लगता है, 2026 में जब हम एंटर कर रहे हैं, सबसे बड़े जो वॉइसेस हैं, सबसे बड़ी जो वाइब्रेशंस मार्केट फील कर रहा है कि कमोडिटीज़ का डोमिनेशन, लुक एट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम। क्या लगता है मिहिर जी, ये जो चैलेंजेस इक्विटी मार्केट के अगेंस्ट कमोडिटीज़ ने प्रेजेंट किया है, ये क्या धीरे 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 थोड़ा कम होगा? 2026 को लेकर मोटे तौर पे आपका आउटलुक क्या है इक्विटीज़ के लिए? नमस्कार वीरू। पहले तो सीजन्स ग्रीटिंग्स आपको और आपके दर्शकों को। 2025 ख़त्म होने वाला है, 2026 के हम एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर रहे हैं। तो जैसे आपने पूछा कि 26 का माहौल कैसा लग रहा है, मैं कहूँगा आपके आवाज़ से लग रहा था जूझते जूझते जूझते, जैसे आपने कहा, तो लग रहा था कि मार्केट ने काफ़ी कुछ सह लिया है और एक टाइम करेक्शन का बेस, एक प्राइस करेक्शन का बेस बन चुका है। इंडिया मेरे ख्याल से बहुत सालों के बाद, मैं कहूँगा, रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थोड़ा फीका लग रहा था। और उसके कारण भी थे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसकी अनसर्टेनिटी हुई, मिलिट्री एक्शन हुई, फिर ट्रंप साहब ने जिस तरह से हार्श ट्रेड नेगोशिएशंस किए हैं, अभी भी उसका सॉल्यूशन नहीं आया है। और FIIs, ये सेंटिमेंट की वजह से FIIs की सेलिंग भी जारी रही और हमारी FPI फ्लोज और FII फ्लोज भी, FDI और FII फ्लोज भी काफ़ी वीक रहे, तो करेंसी पे भी उसका इम्पैक्ट आया। इसके बावजूद, जैसे आपने कहा कि जो निफ्टी लेवल पे है, जो मार्केट तो अभी टिका हुआ है मोरलेस, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप में हमने अच्छी खासी प्राइस करेक्शन भी देखी है। तो एक एक्सपेक्टेशन का बेस काफ़ी लो है, टाइम और प्राइस करेक्शन हो चुका है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वैल्यूएशंस अब जो प्रेजेंट कर रहे हैं बाजार में, एक छोटा सा भी पॉजिटिव ट्रिगर 2026 को एक अच्छा ईयर बना सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि जो डेल्टा है वो FII फ्लोज से आएगा और मुझे लगता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं चाहिए। इंडिया रिलेटिवली फीका सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर और जो एपिसोड हुए, और ऑफ कोर्स ट्रेड की वजह से तो अंडर परफॉर्म किया ही था, लेकिन एक और ट्रिगर था कि बहुत सालों के बाद इमर्जिंग मार्केट्स, रेस्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स में कहूँगा एक्सेप्ट इंडिया और चाइना ने थोड़ा पैसा खींचा। और इसका सबसे बड़ा ट्रिगर ये था कि जो AI की जो थीम थी उसमें इंडिया प्रेजेंट नहीं था, लेकिन चाइना प्रेजेंट था, कोरिया, ताइवान, जापान जैसी कंट्रीज जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कम्पीट कर रहे हैं, और US ऑफ कोर्स तो 7 जो मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स थे वो तो AI थीम में चले ही गए थे। तो इंडिया, मैं कहूँगा, एक साइडलाइंस में था थीमेटिकली। लेकिन अब ये जो मैक्सिमम AI की जो हाइप है वो शायद पीक हो चुकी है, और इंडिया की जो नेचुरल 6-7% GDP ग्रोथ है, नेचुरल जो अट्रैक्टिवनेस है, जो लॉन्ग टर्म के लिए पहले भी थी अभी भी है, उसकी वजह से, वैल्यूएशन करेक्शन की वजह से इंडिया में मुझे लगता है दिलचस्पी 2026 में आ सकती है। तो मैं एक होप से चल रहा हूँ और वैल्यूएशन के बेस से चल रहा हूँ कि 2026 एक छोटे से ट्रिगर से अच्छा साल साबित हो सकता है इंडिया के लिए। ओके मिहिर जी, गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। पहले तो आपका स्वागत है स्टूडियो में। मिहिर जी, आपने कहा कि 2026 अब आपको लगता है कि अच्छा साल हो सकता है इक्विटी के लिहाज से। अगर ऐसा होता है, फिंगर क्रॉस ऐसा हो, सभी का मानना है, तो आपको कौन सा लगता है सेक्टर लीड करेगा जहाँ पे अभी आपको फुल फ्लेज रिकवरी देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ा जो हमारा सेक्टर है फाइनेंशियल्स का, उसमें बैंकिंग सबसे बड़ा सेगमेंट आता है। उसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है काफ़ी टाइम से, नॉट ओनली फॉर 25 बट इवन 2024 में भी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे खास करके, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया था। और उसकी वजह अलग अलग थी। मेन तो थी कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रही है। अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह से रिकवरी हो रही है और पिछले 2-3 फोर्टनाइट्स के जो डेटा आ रहे हैं, उससे एक ग्रीन शूट्स थोड़ी लग रही है कि क्रेडिट ग्रोथ भी शायद पिकअप हो रही है। तो वैल्यूएशंस तो अच्छे हैं, अंडर परफॉर्मेंस अच्छी खासी हो चुकी है काफ़ी टाइम से। तो सबसे बड़ा सेक्टर अगर जो बैंकिंग है वो रिकवर करने की मूड में है, तो वो पूरे मार्केट को भी अपने साथ खींच सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि वॉच पॉइंट है, पॉइंट टू नोट है कि अगर ये सेक्टर चलता है तो मेरे ख्याल से रेस्ट ऑफ द मार्केट का भी वो खींच सकता है। लेकिन मेरी एक मेरा प्रश्न ये भी है, मैंने अपने जो पहले प्रश्न के भूमिका बांधते हुए मेटल्स का जिक्र किया। क्या मेटल्स को, क्या कमोडिटीज़ को अभी भी अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा स्पेस, अच्छा बोलूँ तो मतलब 15
10-18% का स्पेस देना चाहिए? क्या इस वक्त अगर आप कमोडिटीज़ को राइड कर रहे थे तो बाहर निकलना चाहिए? उस 15 से 20% अंश जो आपका पोर्टफोलियो है कमोडिटीज़ को लेकर, जो होता भी है हिस्टोरिकली, एक तर्कसंगत पोर्टफोलियो ऐसा ही होता है, क्या करना चाहिए अभी? डेफिनेटली, सॉरी मैं आपके क्वेश्चन को आधा ही आंसर किया था, तो ये प्रश्न रह गया था प्रेशियस मेटल्स का खास करके। तो कमोडिटीज़ को हम अगर देखें ना, तो इसको हम ग्रैन्युलरली देखें तो बेटर रहेगा। एक तो प्रेशियस मेटल्स वाला पैक है, एक ऑयल है, और एक बाकी सब मेटल्स हैं जैसे कि स्टील वगैरह। तो मैं कहूँगा कि जो प्रेशियस मेटल्स वाला पैक है उसके फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म जो है अभी भी काफ़ी इंटैक्ट हैं, क्योंकि उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ग्लोबल जो है मनी प्रिंटिंग का माहौल जो चल रहा है वो चलता रहेगा। लूज पॉलिसीज़, लूज फिजिकल, लूज मॉनेटरी वगैरह जो है पॉलिसीज़ ग्लोबली, नॉट इन इंडिया बट ग्लोबली जो चल रही है वो मेरे ख्याल से चलती रहेंगी, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड को और कोई उपाय दिख नहीं रहा, उसका कोई उनके जो प्रॉब्लम्स है फिनेंशियल प्रॉब्लम, उसका एंड गेम बेसिकली मोर मनी प्रिंटिंग का ही माहौल बन रहा है। और ऐसे माहौल में जो फ्लाइट टू सेफ्टी रहता है, या तो करेंसी को जो डीबेस कर रहे हैं उसकी जो हेज है वो प्रेशियस मेटल्स रहती है। तो मुझे लगता है कि प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर वगैरह जो है उनकी मनी प्रिंटिंग की वजह से फंडामेंटल्स अभी भी बरकरार है। सिल्वर और कॉपर में एक और फ़ायदा भी है कि एनर्जी डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है खास करके एआई कंप्यूटिंग के लिए, तो उसकी वजह से पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए सिल्वर और कॉपर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें एक फंडामेंटल किकर भी है। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जो है वो एक कैंप में आते हैं। ऑयल जो है वो ओवरऑल फिजिकल इकोनॉमिक डिमांड से लिंक्ड है, उसमें व्यू न्यूट्रल है, ऐसा कोई ज़्यादा तेज़ी का माहौल नहीं है। और बाकी सब मेटल जैसे स्टील करके हैं वो भी फिजिकल डिमांड खास करके चाइना में ग्रोथ से है, तो चाइना का माहौल इतना अच्छा नहीं है। तो स्टील वगैरह जो है मैं कहूँगा वो थोड़े नेगेटिव ही हम रहेंगे एज फार एज द प्राइस परफॉर्मेंस इज कंसर्न। तो जो कमोडिटीज पैक है उसमें मैं कहूँगा गोल्ड, स्टील, कॉपर अपने एक कैटेगरी में है, बाकी सब जो कमोडिटीज़ हैं वो दूसरी कैटेगरी में है। तो प्रेशियस मेटल्स 2026 में भी ठीक ठाक नजर आएंगे। मेहर जी, अब मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक तो बैंक्स पर आप पॉजिटिव है 2026 को लेकर, साथ ही क्या एनबीएफसीज भी साथ देंगे बैंक्स को? क्योंकि एमयूएफजी और श्रीराम फाइनेंस का जो डील हुआ हमें लगा कि एक बड़ा बूस्ट हो सकता है, लेकिन उतना बड़ा एक रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला, सस्टेन नहीं किया इनफैक्ट। और दूसरा सवाल जो आपने एआई को लेकर जिक्र किया, क्या अब भारत भी एआई की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसे मूड माहौल में क्या आईटी स्पेस में भी अब रिकवरी 2026 में हम देख सकते हैं? पहले मैं आईटी सर्विस की बात कर लूँ। देखिए आईटी में क्या है कि इंडिया ने जो एआई की रेस है उसमें मुझे लगता है पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। अच्छा। ओके, सो जो प्लेन वेनिला आईटी सर्विसेज वाली जो कंपनी है, खास करके जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, उसके बिजनेस मॉडल में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि ये सिंगल डिजिट ग्रोथ से ज़्यादा नहीं कर सकती अगर उन्होंने कुछ नया नहीं किया तो, डिफरेंट नहीं किया तो। मिड कैप कंपनीज में स्टॉक पिकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वो उसमें मैं कहूँगा एक जो हंगर फॉर ग्रोथ होती है वो ज़्यादा है मिड कैप कंपनीज में। तो वो वहाँ मिड कैप आईटी कंपनीज में, तो वहाँ पे स्टॉक पिकिंग हम करते हैं। 2-4 हमारे पास कंपनीज है मिड कैप में, लेकिन लार्ज कैप आईटी में मुझे ज़्यादा तेज़ी नहीं लग रही, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल फंडामेंटली स्लो ग्रोथ की ओर ले जा रहा है उन्हें। दूसरी बात आपने कही एनबीएफसीज की, तो एनबीएफसीज का ये है कि वो तो हम स्ट्रक्चरली पॉजिटिव थे ही, तो इवन बिफोर वी गॉट पॉजिटिव ऑन बैंक्स, एनबीएफसीज पे तो हमारा ओवरवेट था। स्पेसिफिकली जो नीश एनबीएफसीज हैं, फॉर एग्जांपल ट्रक फिनेंसिंग है, फॉर एग्जांपल गोल्ड फिनेंसिंग है, जो एनीवे गोल्ड से भी बेनिफिट हो रही थी, उनमें तो हमारा ओवरवेट था ही। बैंक्स में हम अंडरवेट थे और अब जाके एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, तो वो डिफरेंस है। दूसरी जो फाइनेंशियल सर्विस हैं जैसे कि कैपिटल मार्केट्स, वो तो सिक्लिकल तरीके से हम बाय और सेल करते ही हैं। स्ट्रक्चरली हम पॉजिटिव हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सेविंग्स वाली जो है सेगमेंट्स, बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, वो डिपॉजिटरीज, एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट वाली स्पेस है, वो तो एनीवे स्ट्रक्चरली हाई ग्रोथ सेगमेंट पे है। ओनली थिंग क्या होता है कि जब मार्केट करेक्ट होती है तो ये बिकॉज ऑफ हाई बीटा ये ज़्यादा करेक्ट होती है, लेकिन मुझे लगता है स्ट्रक्चरली जब रिकवरी आएगी तो वो भी अच्छी तरह से आउट परफॉर्म करेगी। अच्छा मेरी जी, आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप का समावेश भी होता है, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर वो दाव ठीक ठाक पड़ जाए तो आपके रिटर्न्स बेहद शानदार होते हैं, और अगर गलत चीज़ हाथ में लग गई तो पोर्टफोलियो का सत्यानाश भी होता है। अभी दो थीम देखिए, कैपिटल मार्केट थीम में पैसा बना और ये उतनी रिट्रेस भी नहीं हुई, और ये प्राइस डैमेज जो था वो रीगेन में कन्वर्ट भी हो गया। बट दिस डिफेंस, जिस जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हम हैं, एक फ्रंट और ओपन हो चुका है हमारा। दूसरी बात, रेलवे, एक फेयर हाइक बड़ी चीज़ होती है, और ये दो स्पेस जहाँ पे प्राइस डैमेज भी हुआ, और ये मेरे ख्याल से प्राइस डैमेज शुरू हुआ था
पोस्ट जनरल इलेक्शंस 2024 के बाद एक सिग्निफिकेंट प्राइस ड्रॉप, इसको कुछ अंश दोबारा देना चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो में। और एक और बात, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो ऑल टाइम में ट्रैप भी हैं ऑल टाइम हाई प्राइसेस पे, क्या एवरेज आउट करने का वक्त है अपने आप को इसमें? देखिए, थीमेटिकली मैं कहूँगा डिफेंस का जो ग्रोथ रनवे है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो अगर लॉन्ग टर्म मैं देखूं तो डिफेंस की जो इंडिजिनाइज करने की जो स्ट्रैटेजी है, जो एक्सपोर्ट्स भी अब शुरू हो गए इंडिया से, वो जो रनवे ऑफ ग्रोथ है वो काफ़ी लंबा है। तो रेलवेज़ के कंपैरिजन में मैं कहूँगा कि डिफेंस एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोरी बन रहा है। इन द शॉर्टर टर्म जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वो मीट हो रही है, तो आप अब पिछले 2-3 दिन में देखेंगे तो काफ़ी सारे न्यूज़ भी आ रहे हैं ये स्पेस में। तो मुझे लगता है कि डिफेंस पे डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म स्टोरी इंडिया की बन रही है, और वो ये स्टोरी 1-2 साल की नहीं है, ये लंबे टाइम की स्टोरी हो सकती है। जैसे आपने कहा कि 2024-25 में बहुत रन अप हो चुका था, तो हमने काफ़ी करेक्शन भी देख चुके हैं, बट आफ्टर दैट करेक्शन मुझे लगता है कि ये स्पेस अभी काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है। ओके, डिफेंस अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है मिहिर जी, लेकिन क्योंकि हम काफ़ी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं और सभी का मानना है कि एफएमसीजी पैक ने 2025 में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, तो अब शायद 2026 में एक परफॉर्मेंस की उम्मीद है। लेकिन मेरा सवाल ये कि 2025 में हमने इनकम टैक्स कट भी देखा है, जीएसटी कट भी देखा, उसने भी बूस्ट नहीं किया एफएमसीजी स्पेस को, तो क्या 2026 में अब वहाँ से ये रिकवरी दिखाएगा, हालात सुधरेंगे? ये एफएमसीजी का क्वेश्चन मुझे हमेशा आता है ये लगता है सबका पुराना प्यार है ये, और पिछले सालों में अच्छा पैसा बनाया लोगों ने, तो अभी वो अटैचमेंट जाती नहीं है, बट माय व्यू इज़ दैट ऑफ कोर्स देखिए हर सेक्टर में एक्सेप्शंस रहते हैं, बट एफएमसीजी एज अ ब्रॉड कैटेगरी में देखूं, ब्रॉड सेक्टर देखूं, तो एक मैच्योर सेगमेंट हो चुका है, उसमें ऐसी कोई इनोवेशन भी नहीं हो रही है। और प्लस जो ऑनलाइन ब्रांड्स है, D2C ब्रांड्स हैं और ऑनलाइन मार्केट प्लेस है और ऑर्गेनाइज रिटेलिंग है, वहाँ से भी उनको प्राइसिंग प्रेशर आ रही है। तो ये मैच्योर सेगमेंट है, मैच्योर सेक्टर है, तो मुझे नहीं लगता है ये मोर देन सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखा पा रहा है। तो इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे हम 6-7% जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये सिंगल डिजिट वाली जो टॉप लाइन ग्रोथ कंपनीज है वो हमें इतनी पसंद नहीं आती, तो हम स्ट्रक्चरली एफएमसीजी में अंडरवेट रहते हैं। हाँ, मिड कैप में हमने स्टॉक पिकिंग की है सेगमेंट वाइज, स्टॉक वाइज, वो अलग बात है, बट स्ट्रक्चरली मैं कहूँगा ये इतना हाई ग्रोथ सेगमेंट नहीं है। ओके, एफएमसीजी, हाँ एफएमसीजी दर्द हो भी क्यों ना सर। और ये जब वो हम बजट स्पीच सुन रहे थे ना सर, तो उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो निकल के आई थी, सबको लग रहा था कि एफएमसीजी में गजब पैसा बनेगा, लेकिन वो पूरी की पूरी स्टोरी मेरे ख्याल से गेन के 10 दिन में। देखिए, कंजम्पशन में डिस्क्रेशनरी अलग चीज़ है, जहाँ एक्स्ट्रा पैसा आता है पॉपुलेशन के हैंड्स में, तो एफएमसीजी में पीपल विल नॉट बाय मोर टूथपेस्ट और मोर सोप, वो डिस्क्रिशनरी सेगमेंट्स में जाते हैं, ताकि या तो सर्विसेज या होटल्स एयरलाइंस हैं, या तो फिर ज्वेलरी वॉचेस वगैरह है, उस तरह के सेगमेंट्स में जाते हैं। हाँ, अच्छा, ये एक और चीज़ है सर, जो तरह में कस्टमर रिएक्शन, जब भी कोई रिलैक्सेशन प्राइस में मिलता है, प्राइस कट्स होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग हमने जो देखा था वो था ऑटो में। आई मीन आप देखिए ना, अगस्त में उस कट के बाद 22 सितंबर को, सितंबर वाज गुड, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्या प्राइस टच, आई मीन अशोक लेन ऑल टाइम हाई पे था, और आप देखिए चाहे वो M&M हो, और सब ने काफ़ी अच्छा बड़ा मूव दिया। मारुति ने एक बहुत ही बड़ी रेंज को वायलेट किया। क्या वो प्राइस बिहेवियर जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, मतलब जो ग्रोथ आनी थी उसके सब्सटेंशियल पार्ट को प्राइस कवर कर चुका है, या फिर स्कोप है अभी भी यहाँ पर ऑटो को चेज करने का? चेस करने की बात नहीं है, मैं कहूँगा कि मंथली डेटा को देखते रहें, और अगर मंथली डेटा कंटिन्यूसली पॉजिटिव आ रहा है, सस्टेन हो रहा है, तो मुझे लगता है ये सेक्टर में अभी भी स्टीम लेफ्ट है, क्योंकि पिछले 4-5 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो टू व्हीलर्स वगैरह जो हैं, कार्स वगैरह हैं, उन्होंने इतना आउट परफॉर्मेंस नहीं दिया है। हाँ, पिछले 4-5 महीने में अच्छा कैचअप किया है, बट अभी अगर सस्टेनेबली ये सेक्टर ग्रो करता है तो एक री रेटिंग की भी पोटेंशियल आ जाती है। तो मैं कहूँगा कि मंथली डेटा अगर पॉजिटिव आते रहेगा तो अभी भी फर्दर स्कोप फॉर री रेटिंग रहेगा ये सेगमेंट में। ओके, री रेटिंग की संभावनाएं आयशर मोटर्स में, इनफैक्ट पूरे ऑटो स्पेस में देखने को मिल रही है। एक आखिरी सवाल मिहिर जी मेरी तरफ से आपको, रिन्यूएबल्स और एनर्जी की बात हमने अभी तक नहीं की, और सरकार जिस तरीके से अग्रसर होकर इस पर भी फोकस कर रही है, क्या लगता है आपको एनर्जी स्पेस जिस तरीके से अब आप देखें आज भी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, कोल इंडिया, NTPC, NHPC, क्या 2026 में इनका भी नंबर आएगा?
बहुत बड़ा स्पेस है, बट संक्षिप्त में कहूँ तो जो रिन्यूएबल्स में जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं और पैनल मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं, उसमें मुझे लगता है ओवर कैपेसिटी की संभावना है, तो वहाँ पे हम इतने पॉजिटिव नहीं रहेंगे। एसेट ओनर्स में सिलेक्टिवली वैल्यूएशंस के पॉकेट हैं। यूटिलिटीज़ कंपनी जैसे आपने कही जो जो वो मेरे ख्याल से कभी कभी जो मार्केट अनसर्टन होता है वैल्यू प्ले बन जाती हैं, तो वो 2-4 महीनों के लिए 2-4 वीक्स के लिए वो लाइमलाइट में आती हैं, बट स्ट्रक्चरली क्या ये 20% या 15% ग्रोथ वाली स्टोरीज हैं, मुझे नहीं लगता है। तो ये जब मार्केट अनसर्टन होता है, वैल्यू प्ले आती है, तो ये थोड़ी आउट परफॉर्म करती हैं थोड़ा टाइम के लिए, बट मुझे नहीं लगता ये कंपाउंडिंग स्टोरीज बन पाएंगी। एनर्जी में अगर देखूँ तो स्ट्रक्चरली कहाँ खेलना चाहिए, जहाँ पे शॉर्टेज है, फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बैटरी स्टोरेज, ये जो एरियाज़ हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे मुझे लगता है प्ले ज़्यादा करना चाहिए। ओके, काफ़ी ब्यूटीफुली सर आपने एक्सप्लेन कर दिया कैसे सेग्रीगेट करें इस सेगमेंट को। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे मिहिर जी, और CNBC आवाज़ के परिवार की तरफ से आपको नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 आपका काफ़ी बेहतरीन जाए सर। आपको भी सीजन्स ग्रीटिंग्स और आपके दर्शकों को ऑल द बेस्ट फॉर 26। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके।